एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 11 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल में जल, और आज हम इसका करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, ये चैप्टर मैं आपको 4 पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैंने आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हैं, और उसके बाद मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। यानी कि जितना एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट पैकेज होता है वो आपको कराया गया है। और सबसे आखिरी में बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की, जो कि आज हम करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने बाकी के पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के ना पढ़े हों, सॉल्यूशंस ना देखे हों, तो फटाफट से जाइए प्रीवियस वीडियोस में 11th क्लास की आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन क्लास 11th ज्योग्राफी में वायुमंडल में जल का। चलिए तो फटाफट से जो है आज के सेशन को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इस चैप्टर के परिचय के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी है, क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, कौन सी नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, आर्द्रता की बात करें। आर्द्रता की बात करें, ठीक है। वायुमंडल में जल की बात हो रही है, भाई वायुमंडल में भी जल उपस्थित रहता है। आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का टॉपिक कैसा है, वायुमंडल में जल कहाँ दिखाई देता है, वायुमंडल में जल कहाँ स्थिर रहता है। जल जल तो आसानी से बह जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वायुमंडल में जल कहाँ से आता है? भाई वायुमंडल में ही जल होता है, तभी तो पृथ्वी पर जल आता है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्द्रता की, यानी कि नमी की। वायुमंडल में जल आर्द्रता के रूप में रहता है, नमी के रूप में रहता है। फिर आर्द्रता के अंतर्गत हम आर्द्रता के 2 प्रकारों के बारे में जानेंगे, जैसे कि निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। उसके बाद हम जानेंगे संतृप्त हवा के बारे में और जानेंगे ओसांक के बारे में। ये हो गया अपना पहला पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या होता है अपना? वाष्पीकरण तथा संघनन। वाष्पीकरण तथा संघनन। तो वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, और उसके पश्चात गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, संघनन केंद्रक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जो है अपन आज जानेंगे। ये हो गए अपने 2 पार्ट। उसके बाद देखें ओस, तुषार, कोहरा एवं कुहासा। ओस, तुषार, कोहरा एवं कुहासा ये सब कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, वायुमंडल में कहाँ स्थित रहते हैं, कितनी ऊंचाई पर स्थित रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है बादल। जी हाँ, बादल। बादल क्या होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो बादलों के प्रकार अपन देखें तो पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ, और आखिरी में बारी आती है वर्षण की। वर्षण, वर्षा के प्रकार, ये सारी चीजें जो है अपन जानने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गई अपनी परिचय की बात। और उसके बाद देखें वर्षण में वर्षा के प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे संवहनीय वर्षा क्या होती है, संवहनी वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, और चक्रवातीय वर्षा क्या होती है। ये जो है वर्षा के 1, 2 और 3 प्रकार हैं। और समस्त संसार में, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण किस तरीके से किया गया है उसके बारे में जानेंगे। ये बात हो गई अपनी पूरे के पूरे परिचय की, यानी कि अपन को ये चैप्टर जो है 4 से 5 पार्ट में कवर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और अभी तक जितने भी लोगों ने लाइक ना किया हो और शेयर ना किया हो, तो फटाफट से जो है आप लाइक और शेयर करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्द्रता की बात करेंगे। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो आर्द्रता क्या होती है? हम सभी जानते हैं हवा में जो है जलवाष्प मौजूद रहती है। हवा में क्या मौजूद रहती है? हवा में जल वाष्प मौजूद होती है। और इसमें वायुमंडल के आयतन में
वायुमंडल के आयतन में 0 से 4% तक की जो है भिन्नता पाई जाती है। और देखें, मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? आर्द्रता का। किसमें? मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, हम सभी जानते हैं, और इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से 4% तक लेकर जो है भिन्नता पाई जाती है। और मौसम की परिघटना में आर्द्रता का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद देखें, जल जो है वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। अपने चैप्टर का क्या टाइटल है? वायुमंडल में जल। तो जल जो है वायुमंडल में कितनी अवस्थाओं में होता है? जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में होता है। 3 अवस्थाओं में होता है। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? गैस, द्रव तथा ठोस। कौन कौन सी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है गैस, दूसरा द्रव, तीसरा ठोस। इन 3 फॉर्म में जल जो है वायुमंडल में पाया जाता है, इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। उसके बाद देखें, वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। अब वायुमंडल में आर्द्रता कैसे प्राप्त होती है? वायुमंडल में नमी कैसे बनी रहती है? क्या सोर्स है नमी के या आर्द्रता के या ह्यूमिडिटी के वायुमंडल में? तो देखें, जलाशयों से वाष्पीकरण के द्वारा, यानी कि पानी से भरे जो एरिया होते हैं, जलाशय होते हैं, उनसे वाष्पीकरण के द्वारा। अब वाष्पीकरण कैसे होता है? जैसे कि पानी भरा है किसी जगह और वहां पर तापमान रहता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश के फलस्वरूप जो है पानी जो है वाष्प में बदलने लगता है और वाष्पीकरण होने लगता है और वायुमंडल में जो है आर्द्रता बनने लगती है, नमी बनने लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब किसी भी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, आप जब पानी गर्म करते हैं तो भापें उठती हैं, यानी कि पानी जो है भाप में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, यानी कि द्रव जो है गैस में बदल रहा है, गैस अवस्था में द्रव अवस्था, पानी की द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो क्या हो रहा है? वाष्प निकल रही है, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से वही बात बताई गई है कि वायुमंडल में आर्द्रता जो है जलाशयों से वाष्पीकरण के द्वारा होती है और पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। और पौधों में भी जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो उससे भी वायुमंडल में जो है आर्द्रता पहुंचती है, नमी पहुंचती है। क्लियर हो गई बात कि वायुमंडल में आर्द्रता के या वायुमंडल में अपनी नमी के या ह्यूमिडिटी के क्या सोर्स होते हैं। उसके बाद देखें, इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या बात कही गई है? फिर से ध्यान से सुनना कि इस प्रकार से महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। क्लियर हो गई बात? ये बात हो गई भाई आर्द्रता की, कि आर्द्रता वायुमंडल में कैसे पहुंचती है। अब देखें, हवा में मौजूद जलवाष्प को जो है आर्द्रता कहते हैं, हम सभी जानते हैं। हवा में मौजूद जो जलवाष्प है, वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जलाशयों से या पौधों से वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो भी जलवाष्प निकली उसको क्या कहा जाएगा? आर्द्रता कहा जाएगा। तो हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है और मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से जो है व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करें निरपेक्ष आर्द्रता की। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे किसकी? निरपेक्ष आर्द्रता की। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहा जाता है? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में वास्तविक रूप में जितनी भी जलवाष्प उपस्थित होती है उसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। अब देखें, निरपेक्ष आर्द्रता जो है यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? यह हवा के प्रति इकाई आयतन में किसका वजन है? जल वाष्प का।
आर्द्रता कैसे बन रही है? जलवाष्प की मौजूदगी से ही तो आर्द्रता उत्पन्न हो रही है। तो यह किसमें? वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या है? हवा है। तो ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन कहलाता है, एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है निरपेक्ष आर्द्रता को? ग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम प्रति घन मीटर में जो है व्यक्त किया जाता है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्राम बटे घन मीटर का क्यू, यानी कि घन मीटर। ठीक है, इस तरीके से भी जो है इसको व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? अब देखें, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। यानी कि जितना तापमान होगा उस हिसाब से हवा जलवाष्प को ग्रहण करेगी। जैसे कि मान लो कि तापमान बहुत अधिक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो जलवाष्प ग्रहण की जा रही है हवा के द्वारा, तो तापमान ज़्यादा होने पर वो जल्दी जल्दी सूखती जाएगी, उतनी नमी नहीं रहेगी वातावरण में। लेकिन अगर तापमान कम है तो फिर आर्द्रता वायुमंडल में या नमी वायुमंडल में ज़्यादा देर तक बनी रह सकती है और ज़्यादा मात्रा में बनी रह सकती है। तो हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से किस पर निर्भर होती है? तापमान पर निर्भर होती है। और निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। क्या बात कही गई है? निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। क्यों होती है? अभी पहली लाइन अपन ने क्या पढ़ी कि हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता जो है तापमान पर निर्भर करती है। अब अगर अलग अलग जगह का तापमान अलग अलग है, अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता जो है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग होगी। क्लियर हो गई बात? ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? ना आए हो तो फटाफट से मुझे आप सभी जो है कमेंट करके बता दें, आपका आंसर दिया जाएगा। चलिए अब देखें, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में, क्या बात कही गई है? दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। दिए गए तापमान पर जितना तापमान दिया हो, उस समय उस जगह का जितना टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को क्या कहा जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं? सापेक्ष आर्द्रता को व्यक्त करेंगे अपन प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। क्लियर हो गई बात? सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त करेंगे? प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो सापेक्ष आर्द्रता की अपनी ये डेफिनेशन हो गई, ये हो गई अपनी सापेक्ष आर्द्रता की डेफिनेशन। ठीक है, तो सापेक्ष आर्द्रता किसे कहा जाएगा? कि दिए गए तापमान पर जितना टेम्परेचर उस समय जिस जगह का है, तो दिए गए तापमान पर या टेम्परेचर पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलें अब आगे। आर्द्रता के बारे में जान लिया, निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में जान लिया, सापेक्ष आर्द्रता के बारे में जान लिया। निरपेक्ष आर्द्रता की को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब देखें, हाँ जी, तो हवा के तापमान बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ही हवा का तापमान बदलता है और तापमान बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी हवा में जो है बढ़ जाती है, तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। और यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है भाई आर्द्रता।
ऐसा क्यों होता है कि महासागरों के ऊपर ही आर्द्रता सबसे अधिक होती है? वो इसीलिए होती है महासागरों के पास या महासागरों के ऊपर सबसे अधिक आर्द्रता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी बड़े विस्तृत क्षेत्र में कहाँ मौजूद होता है? महासागरों में, समुद्रों में मौजूद होता है। जब इतने बड़े एरिया में विस्तृत रूप से पानी ही पानी भरा हो, जल का ही विस्तार हो, तो भाई वहां पे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया या वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगी। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगी तो वायुमंडल में जलवाष्प ज्यादा होगी उन इलाकों में जहां पर महासागर स्थित हैं, और जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वहां पे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता या नमी तो बनी ही रहेगी। क्लियर हुई बात कि महासागरों में ज्यादा आर्द्रता, महासागरों के ऊपर जो है ज्यादा आर्द्रता क्यों होती है, और महाद्वीपों के ऊपर जो है सबसे कम आर्द्रता होती है, क्योंकि वहां पे स्थल भाग है, महासागरों में जल भाग है। क्लियर हो गई बात? ये वाला पॉइंट भी अपना हो गया। अब देखें इसके बाद अपन चलते हैं इस पे। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है यहाँ पे। संतृप्त हवा के बारे में यहाँ पे आपको बात बताई जा रही है। किस हवा के बारे में? संतृप्त हवा। संतृप्त हवा किसे कहते हैं? है तो एक निश्चित तापमान पर, किस पर? एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को क्या कहा जाता है? संतृप्त हवा कहा जाता है। एक निश्चित तापमान पर हवा कितनी जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, मतलब मैक्सिमम कितनी जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा संतृप्त हवा। एक निश्चित तापमान पर कि जो तापमान उस समय उस जगह का है, उस निश्चित तापमान पर, उस टेम्परेचर पर हवा में कितनी आर्द्रता या कितनी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है, और अगर उस तापमान पर हवा ने उतनी आर्द्रता ग्रहण कर ली जितनी वो कर सकती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा संतृप्त हवा। क्लियर हो गई बात? देखें अब आगे चलिए। तो संतृप्त हवा की परिभाषा भी अपन ने यहाँ पे देख ली, ठीक है। अब देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए ताप पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। संतृप्त हवा की बात हुई थी, संतृप्त हवा की डेफिनेशन सीखी अभी अपन ने कि एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। जितना तापमान उस समय उस जगह का दिया है, उस तापमान पर हवा जितनी ह्यूमिडिटी ग्रहण कर सकती है, जितनी आर्द्रता, जितनी नमी, जितनी जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, अगर उसने उतनी ग्रहण कर ली तो उस हवा को संतृप्त हवा कहा जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हवा इस स्थिति में दिए गए ताप पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, यानी कि संतृप्त हवा हो चुकी है, पूरी तरीके से आर्द्रता उस हवा में समा चुकी है जितनी समानी थी, लेकिन अब और नहीं समाई जा सकती उस तापमान पर। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति जितना खाना खा सकता है एक बार में उसने खा लिया, एकदम गले तक खाना भर गया उसके बाद जो है उसमें उस खाना को और भोजन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति तृप्त हो गया, एकदम मन से भी तृप्त हो गया और उसने पेट भर के खा भी लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। इसी तरीके से हवा की बात है कि हवा में पूरी तरीके से आर्द्रता जितनी ग्रहण कर सकती थी वो हवा, जितनी जलवाष्प ग्रहण कर सकती थी वो हवा उसने कर ली है, वो और अधिक ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि उस टेम्परेचर पर हवा में अब और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श या सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। चलो भाई, एक और डेफिनेशन अब हमें यहाँ से मिल जाती है, ओसांक किसे कहते हैं। ठीक है, ओसांक की डेफिनेशन भी आ गई अपने पास, ये हो गई अपनी ओसांक की परिभाषा। ओसांक, तो ओसांक किसे कहा जाता है? दिए गए प्रतिदर्श या सैंपल में जिस तापमान पर
संतृप्तता आती है उसे क्या कहते हैं, उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक की परिभाषा क्या हो गई कि दिए गए प्रतिदर्श में, दिए गए सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ओसांक। यानी कि हवा का जो सैंपल अपन को दिया गया है या हवा जो मौजूद है उसमें जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओसांक कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। यहाँ से अपन ने काफी सारी चीजें फिर से सीख ली। अब देखें भाई, वाष्पीकरण तथा संघनन, नई चीज पे आते हैं। आर्द्रता की पूरी बात हो गई। आर्द्रता का मुझे उम्मीद है कि जितना अभी मैंने आपको बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में। तो वाष्पीकरण और संघनन क्या होता है। वाष्पीकरण की बात करें सबसे पहले, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसके फलस्वरूप घटती है, वाष्पीकरण घटती या बढ़ती है तो वाष्पीकरण और संघनन के कारण। दो चीजें ऐसी हैं, एक है वाष्पीकरण, दूसरा संघनन। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसके फलस्वरूप घटती बढ़ती है, वाष्पीकरण और संघनन के फलस्वरूप जो है घटती बढ़ती रहती है। अब देखें भाई वाष्पीकरण क्या होता है। अब परिभाषा सीखें अपन वाष्पीकरण की, कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की डेफिनेशन जाने। तो वाष्पीकरण वह क्रिया है, वाष्पीकरण किसे कहा जाता है, वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जल जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो, जैसे कि आपने पानी गर्म करने के लिए रखा, पानी जो है द्रव है, ठीक है, उसमें आप गर्म करने पर भाप निकल रही है, यानी कि पानी द्रव से किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। आप जब पानी गर्म करने रखते हैं, देर तक उसको गर्म करते हैं, तो आपको अंतर साफ नजर आता है कि पानी की क्वांटिटी कम हो गई है। तो पानी भाई भाप बन के उड़ गया। तापमान जिस तापमान पर आप गर्म कर रहे थे, तो वाष्पीकरण क्या है, वही तो वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। उसके बाद देखें वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। क्या है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, ताप है। बिना ताप के वाष्पीकरण संभव होगा क्या, नहीं होगा। तो जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। भाई यहां से जो है अपन को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की भी परिभाषा मिल गई। किसकी परिभाषा मिल गई, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा भी मिल गई। गुप्त ऊष्मा यानी कि इसे और क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। हाँ जी, तो वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण है ताप। और जिस ताप पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। अब देखें दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ जो है बढ़ती है। क्या बात कही गई है, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और जल को धारण करने की क्षमता जो है तापमान में वृद्धि के साथ जो है बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हवा जो है जल को अवशोषित करती जाती है और जल को धारण करती जाती है। यानी कि जल को अवशोषित करने की क्षमता, जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता किस में बढ़ती जाती है, हवा में, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और जल को धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हवा में जल ग्रहण करने की क्षमता, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, धारण रखने की क्षमता जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई अपनी वाष्पीकरण की। और उसके साथ ही साथ अपन ने सीख लिया गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है। अब देखें आगे
उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है, अगर आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। यदि आर्द्रता कम है, अगर हवा संतृप्त है तो आर्द्रता और ज्यादा धारण नहीं कर सकती हवा, ठीक है, लेकिन यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। स्वाभाविक सी बात है ये भी। अब देखें, हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा, क्या बात की गई है, हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। हवा की जो गति है, जैसे कि ये समझ लो, एक मिनट, हाँ जी, ये बना ली अपन ने, मान लो हवा, वैसे तो हवा दिखती नहीं है फिर भी अपन ने बना लिया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ये है भाई संतृप्त हवा की परत, ये क्या है, संतृप्त हवा की परत है। अब यहाँ पे क्या बात की गई कि हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। ये है संतृप्त परत है, या इसको अपन लिख देते हैं संतृप्त परत, या हवा की संतृप्त परत। ये क्या है, हवा है। अब अगर हवा की गति तेज है, हवा की गति तेज है तो हवा जो है, हवा की तेज गति इस संतृप्त परत को हटा देगी, किससे, असंतृप्त परत से। यानी कि अब यहाँ पे इसके नीचे हवा की असंतृप्त परत आ जाएगी। कौन सी परत आ जाएगी, असंतृप्त परत जो है आ जाएगी, असंतृप्त परत जो है आ जाएगी, क्योंकि ये तो संतृप्त हो चुकी, इसमें अब और अधिक नमी ग्रहण करने की क्षमता नहीं बची है क्योंकि संतृप्त हो चुकी। अब हवा का वेग अगर तेजी से आता है, हवा तेजी से चलती है तो संतृप्त हवा को ऊपर की तरफ धकेल देगी और नीचे की तरफ, जो नीचे की आपकी परत यहाँ पे आपको दिख रही है, यह असंतृप्त हवा की परत जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। फिर देखें, इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होती है वाष्पीकरण भी उतना तेज होगा। जैसे चलो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले छत पे, अब तेज हवा चली, ठीक है, या तेज धूप निकली यानी कि जल्दी कपड़े सूखेंगे। तापमान ज्यादा है तो यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तेज हो गई, ज्यादा ग्रहण करेगी। ठीक उसी प्रकार से हवा भी जब तेज चली तो तेज हवा में भी कपड़े तेजी से सूखते हैं, बिल्कुल सूखते हैं। तो क्या है भाई, क्योंकि हवा तेज है तो हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ गई, इसलिए आपके कपड़े जल्दी सूख गए। समझ में आ रहा है आपको लॉजिक। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि इस प्रकार हवा की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण उतना तेजी से होगा, क्योंकि तेज हवा जो है संतृप्त हवा की परत को जो है उसकी जगह असंतृप्त हवा की परत को ला देती है। तो असंतृप्त हवा की परत आ जाएगी किसकी जगह पे, संतृप्त हवा की परत पे। कैसे आ जाएगी, हवा का तेज वेग संतृप्त हवा की परत को हटा देगा और उस जगह असंतृप्त परत आ जाएगी। फिर जब ये परत संतृप्त हो गई, यानी कि इस परत में पर्याप्त आर्द्रता मौजूद हो गई तो फिर हवा का वेग इस परत को हटा के दूसरी परत लेके आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या सीखा कि अगर तापमान में वृद्धि होती है तो हवा की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और यदि वायु की गति भी तेज होती है, हवा भी तेजी से चलती है, तब भी जो है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता हवा की बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बातें। यहाँ तक अपन ने काफी कुछ देख लिया, वाष्पीकरण के बारे में देख लिया और आर्द्रता के बारे में, आर्द्रता के प्रकारों के बारे में और गुप्त ऊष्मा के बारे में देख लिया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें संघनन के बारे में। संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण तथा संघनन की अपन बात कर रहे थे, वाष्पीकरण के बारे में अपन जान चुके हैं। अब जानते हैं संघनन क्या होता है। तो जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जब जलवाष्प जल के रूप में बदल जाए, समझ में आ रही है बात। वाष्पीकरण में क्या हो रहा था, जलवाष्प में बदल रहा था, संघनन में जलवाष्प जल में बदल रही है। जस्ट विपरीत क्रिया हो रही है, जस्ट अपोजिट क्रिया हो रही है वाष्पीकरण के। देखना वाष्पीकरण में क्या होगा भाई, ध्यान से समझना।
अगर आपने ये बात समझ ली, बस 2 मिनट की बात है समझने की, अगर ये बात आपने समझ ली तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। वाष्पीकरण की बात हो रही है। वाष्पीकरण में क्या होता था अभी तक भाई? वाष्पीकरण में क्या होता था? जल वाष्प में बदल रहा है। अपन यहाँ पे पानी भर लेते हैं, ये है भैया अपना पानी, समझ लो कि समुद्र है, ठीक है, ये हो गया अपना पानी, ठीक है। अब वाष्पीकरण कराना है अपन को, वाष्पीकरण कराना है, वाष्प को भी बना लेते हैं अपन ये बना ली अपन ने वाष्प, ठीक है। अब वाष्पीकरण हो रहा है, ये मान लो कि ये भाप है, ये है भाप, वाष्पीकरण हो रहा है। वो किसके फलस्वरूप हो रहा है? वायुमंडल में तापमान के फलस्वरूप हो रहा है। किसके फलस्वरूप? तापमान। तापमान यानी कि चलो भैया एक सूरज भी बना लेते हैं अपन, ये बन गया अपना एक सूरज इधर पे, ये बन गया अपना सन, इस तरीके से, ठीक है। अब वाष्पीकरण किससे हो रहा है? जल का जल वाष्प में बदलना, जल का किसका? जल वाष्प में बदलना। यहां पे आप देखें, ये है जल और ये है जल वाष्प, ये क्या है? जल वाष्प है, ये है जल और ये है जल वाष्प। तो जल का जल वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। जल का जल वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। और संघनन क्या है भाई? जल वाष्प का जल के रूप में बदलना। अब ये जल वाष्प जब जल के रूप में बदलेगी तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? किस प्रक्रिया के तहत बदलेगी? संघनन की प्रक्रिया के तहत बदलेगी। किसमें? यानी कि जस्ट अपोजिट, जल वाष्प जो है, ये जो आपकी जल वाष्प है, जब किस में कन्वर्ट होगी? जल में, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे संघनन कहा जाएगा। क्लियर हो रही है बात? और जब यही जल जब जल वाष्प में बदल रहा है तो ये प्रक्रिया क्या कही जा रही है? वाष्पीकरण कही जा रही है। क्लियर हो गई सारी बातें? देखें, तो जल वाष्प के बारे में अपन ने समझ लिया, और संघनन के बारे में और वाष्पीकरण के बारे में, ठीक है। अब देखें ऊर्ध्वपातन की, अब अपन बात करें इसी के साथ में। ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। ऊष्मा का ह्रास या ऊष्मा का क्षय होना ही क्या है भाई? संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है, आर्द्र हवा ठंडी होती है का क्या मतलब है? जब नमी युक्त वायु ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि तापमान की जरूरत है। लेकिन हवा तो ठंडी हो गई, हवा ठंडी हो गई तो उसमें आर्द्रता कैसे रहेगी? तो जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाती है। संघनन में अपन ने देखा कि जल जो है, जलवाष्प जो है जल में बदल जाएगी, यानी कि गैस द्रव में बदल रही है तो संघनन हो रहा है। तो जब अतिरिक्त जलवाष्प जो है द्रव में संघनित हो जाती है और जब यह सीधे ठोस में परिवर्तित होती है, कौन? जलवाष्प किस में परिवर्तित होती है? सीधे ठोस में परिवर्तित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। समझ में आई बात? ऊर्ध्वपातन को एक बार फिर से समझना चाहेंगे। देखें, तो ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प। जब ये जल वाष्प जल में वापस बदल जाती है, जब ये जल वाष्प जल में वापस बदल जाती है तो इसे संघनन कहा जाता है, और ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। और जब आर्द्र हवा ठंडी होती है, जब नमी युक्त वायु ठंडी होती है, तब उसमें जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो भी समाप्त हो जाती है, और तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाती है। और जब यह जलवाष्प द्रव में संघनित ना होकर सीधे ठोस में बदल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जब जलवाष्प सीधे किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है।
बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में बदल जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बातें क्लियर? यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो फटाफट से जो है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब देखें आगे। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर, ध्यान से सुनना, स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण क्या होता है? संघनन होता है। जब हवा ठंडी होती है तो उस हवा के छोटे छोटे कणों के चारों तरफ जो है संघनन होता है, और तब इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? संघनन केंद्रक कहा जाता है। तो संघनन केंद्रक की भी परिभाषा जो है हमें यहाँ से मिल गई। किसकी? संघनन केंद्रक की। संघनन केंद्रक किसे कहा जाता है? स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन हो जाता है, और इन छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं। अच्छे संघनन केंद्रक की बात हो रही है तो खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण जो हैं अच्छे केंद्रक होते हैं, अच्छे संघनन के केंद्रक होते हैं। उनके चारों तरफ की हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। ये कण, चाहे धूल के कण हो, चाहे धुआं के कण हो और महासागरों के कण हो, ये क्या करते हैं? ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं। इनमें पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो ये कण संघनन केंद्रक के रूप में जाने जाते हैं और इनके चारों तरफ जलवाष्प का संघनन हो जाता है। फिर देखें, संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र वायु कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। संघनन किस अवस्था में भी होता है? संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा, नमी युक्त वायु कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। ठीक है, संघनन होने के लिए क्या चाहिए भाई? हवा का ठंडा होना, ठीक है। तो संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। जब हवा ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आएगी तो संघनन तो होगा ही। और देखिए, यह उस समय भी होता है तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांक के जो है नजदीक हो, उस समय भी हो सकता है। फिर देखें, इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। इस प्रकार संघनन किस किस पर निर्भर होता है? संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। तो ये बात हो गई अपनी पूरी की पूरी किस चीज की? संघनन की। संघनन कैसे होता है, संघनन केंद्रक किसे कहते हैं, किन किन परिस्थितियों में, किन किन अवस्थाओं में संघनन होता है। उसके बाद देखें, संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। किस किस से प्रभावित होता है संघनन? हवा के आयतन से, ताप से, दाब से और आर्द्रता से प्रभावित होता है संघनन। किन किन चीजों से? हवा के आयतन से, ताप से, दाब से और आर्द्रता से प्रभावित होता है। और संघनन तब होता है जब, कुछ और परिस्थितियां भी दी गई हैं, संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो। पहली बात क्या कही गई है? वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए। कब की बात की गई है? संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो, वायु का आयतन जितना है उतना ही रहे, नियत हो, निश्चित हो, और तापमान जो है ओसांक तक गिर जाए। और दूसरी बात, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वायु का आयतन भी कम हो जाए, तापमान भी कम हो जाए, तब भी संघनन हो सकता है। और देखें, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, तब भी संघनन होता है। वाष्पीकरण द्वारा वायु में जब और अधिक जलवाष्प प्रवेश कर जाए, वायुमंडल में या वायु में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जब और अधिक जलवाष्प प्रवेश कर जाए, तब भी क्या होगा? संघनन होगा। तो तीन और परिस्थितियां अपन ने देख ली संघनन होने की। फिर देखें, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है।
सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? हवा के तापमान में कमी। संघनन होने के लिए सबसे अच्छी अवस्था है हवा के तापमान में कमी, क्योंकि हवा को ठंडा होना कंपलसरी है संघनन होने के लिए। अब अगर हवा के तापमान में कमी हो जाए तो इससे अच्छी अवस्था संघनन के लिए और कोई नहीं हो सकती। तो अपन ने देखा कि संघनन किन किन अवस्थाओं में हो सकता है, संघनन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखें, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। संघनन के बाद क्या होता है? संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता जो है, संघनन में क्या होता है भाई? जलवाष्प जल में परिवर्तित होता है। जब जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। तो संघनन के बाद क्या होता है? जब जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तब वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता इनमें से परिवर्तित होगी। जल में परिवर्तित होनी है। अब जल के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? जैसे कि ओस, ठीक है, वो जलवाष्प किस में बदल जाएगी? ओस में। वो जलवाष्प किस में बदल जाएगी? कोहरा में, या फिर बदल जाएगी तुषार में, या फिर बदल जाएगी बारिश में। ओस, जब ओस बनती है, हल्की हल्की बूंदें जमीन पर, आपकी गाड़ी पर, पेड़ों की पत्तियों पर बूंदों के रूप में इकट्ठी होती है, ठीक है। कोहरा, कोहरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तुषार, बर्फ के रवे जम जाते हैं तुषार में। बादल, ये सब क्या है? ये सब जल के ही रूप हैं। जलवाष्प ही जल में बदली है और जल इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है। किसमें? ओस में, कोहरा में, तुषार में और बादल में। तो संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो रूप कौन कौन से हो सकते हैं? ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। अब देखें आगे, संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है। संघनन कब होता है? संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, यानी कि जम ना पाए वो पानी। और यह तभी संभव है जब ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर होता है। क्लियर हो गई बात? ये हो गई अपनी सारी की सारी बातें संघनन के बारे में। अब हम बढ़ेंगे ओस की तरफ। संघनन के फलस्वरूप जब जलवाष्प ओस में बदल जाती है, जब जलवाष्प जल के एक फॉर्म यानी कि ओस में बदल जाती है, तो वो ओस क्या कहलाती है? ओस कैसे बनती है? ओस हमें कहाँ देखने को मिलती है? उसके बारे में जानते हैं अब। ओस, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर, जब आर्द्रता यानी कि जलवाष्प, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में, धरातल के ऊपर हवा है, हम सभी जानते हैं, तो जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर, ठीक है, संघनन केंद्र किस किस के बन सकते हैं? धुआं के कण, धूल के कण, महासागरों से बनने वाले नमक के कण, ये सब उसके चारों तरफ जब जलवाष्प एकत्र हो जाती है तो वो जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संघनन केंद्र कहलाते हैं। लेकिन वहां पे जलवाष्प केंद्रित नहीं होगी ओस की परिस्थिति में। तो जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर किसी ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर, कहाँ ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस कहते हैं या ओस के नाम से जाना जाता है। ओस से सभी परिचित होंगे, सभी ने देखा होगा। ठंड का मौसम अभी चल रहा है, ठीक है। जब आप सुबह सो के उठते होंगे तो आप देखते होंगे, बाहर निकलते होंगे, वहां आसपास जो भी पत्थर, चट्टानें, या आप छत पे देखते होंगे तो छत पे आपकी छत की रेलिंग पे जो है पानी की हल्की हल्की बूंदें दिखाई देती होंगी। घर के बाहर अगर आपके कोई वाहन रखा है तो उस वाहन पर हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, है ना। पेड़ों की पत्तियों पर नजर डालेंगे जब आप बिल्कुल सुबह, तड़के सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग, तब आपको हल्की हल्की पानी की बूंदें जो है पौधों की पत्तियों पर, पेड़ों की पत्तियों पर दिखाई देंगी। वो किसका स्वरूप है? वो ओस का ही स्वरूप है। क्लियर हुई बात? वो ओस ही है। अब देखें,
ओस बनने के लिए उपयुक्त दशाओं की बात करें या अवस्थाओं की बात करें तो इसके बनने के लिए यानी कि ओस के बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। किसके बनने के लिए? ओस के बनने के लिए उपयुक्त दशाएं या उपयुक्त अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? साफ आकाश होना चाहिए, ठीक है, शांत हवा होना चाहिए। अगर हवा शांत नहीं हुई, हवा तेज रही तो जल वाष्प जल में कैसे परिवर्तित होगी? अगर तेज हवा रही तो संघनन की प्रक्रिया होनी ही नहीं है, ओस बननी ही नहीं है, जल वाष्प जल में परिवर्तित होनी ही नहीं है। हवा तेज रही तो उल्टा पृथ्वी की जो जल वाष्प है वो वातावरण में चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसके बनने के लिए उपयुक्त दशाएं क्या चाहिए? साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। ये सारी परिस्थितियां आपको कब दिखती हैं? किस मौसम में दिखती हैं? ये सारी परिस्थितियां आपको जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में, सर्दियों के दिनों में यानी कि वर्तमान समय में दिखती हैं। अब देखें, ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओस के बनने के लिए क्या आवश्यक है? कि ओसांक जो है जमाव बिंदु से ऊपर हो, यानी कि पानी जम ना पाए, ठीक है। तो ओसांक अगर जमाव बिंदु से ऊपर रहेगा तो ओस बन जाएगी। तो ये बात हो गई अपनी ओस की। देखें, ये पौधों के ऊपर हल्की हल्की ये क्या दिख रही हैं आपको? हल्की हल्की ये पानी की बूंदें ही हैं, ये ओस का ही स्वरूप है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं अब आगे। तुषार की बात करें, तुषार क्या होता है? तुषार ठंडी सतहों पर बनता है। तुषार कहाँ बनता है? तुषार ठंडी सतहों पर बनता है और जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है। क्या होता है? तुषार ठंडी सतहों पर बनेगा, पहली बात, और जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी जब नीचे चला जाता है तब होता है, तब बनता है। अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होगा। ओसांक कहाँ होगा? जमाव बिंदु पर होगा या उसके नीचे होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तब क्या बनेगा? तुषार बनेगा। तुषार कैसे होता है? बर्फ के फॉर्म में होता है। तो अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाती है। अब भाई जल वाष्प जल में कन्वर्ट होगी तो ओस तो बनेगी, लेकिन जब वही जल वाष्प पानी की बूंदों में कन्वर्ट ना होकर उससे भी नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो जाएगी तो क्या बनेगा भाई? बर्फ ही तो बनेगा, बर्फ के रवे ही तो बनेंगे। ऐसे बर्फ की सिल्लियां नहीं बनेगी, वो तो ओले हो जाएंगे। क्या होगा? रवे होंगे बर्फ के, जैसे बर्फबारी नहीं होती है उस तरीके से। तो अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है तुषार का निर्माण होता है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं क्या हो सकती हैं? उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त दशाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही हैं, यानी कि साफ आकाश चाहिए, ठंडी लंबी रातें चाहिए, शांत हवा चाहिए, उसके समान ही है। केवल एक चीज का अंतर रहेगा कि हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। हवा का तापमान जमाव बिंदु यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो या उससे नीचे यानी कि उससे भी कम हो, तब जो है तुषार बन पाएगा। हो गया तुषार। तुषार की बातें भी क्लियर हो गई। अब देखें, कोहरा एवं कुहासा की बात करें। कोहरा एवं कुहासा की बात करें तो जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति, क्या बात कही गई है? पहली लाइन ध्यान से सुनना, पहली लाइन ध्यान से सुन ली तो बाकी का आपको समझ में आ जाएगा। तो जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। छोटे छोटे धूल के कण जो वातावरण में वायुमंडल में मौजूद हैं उनके ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि जल वाष्प वहीं पर जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब बहुत अधिक मात्रा में
जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी और वो जलवाष्प जो है उन्हीं धूल के कणों के पास एकत्र हो जाएगी और हमें जो है घना कोहरा दिखाई देगा। तो उसमें क्या है भाई, पानी के छोटे छोटे कण, जलवाष्प भी मौजूद है, धूल के कण, धुएं के कण, ये सारी चीजें हैं। तो सब मिलके क्या है भाई, एक अपारदर्शी एरिया बना लेंगे, उसके आर पार हमें नहीं दिखाई देगा, धुआं धुआं टाइप का दिखाई देगा। तो उसे क्या कहेंगे, कोहरा कहेंगे। जब आप देखते होंगे कोहरा ठंड में पड़ता है, सुबह सुबह जब आप सो के उठते होंगे या आधी रात में आप देखते होंगे, आपको जो है कुछ दूर चलने के बाद दिखाई नहीं देता, या आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको मुश्किल से 2-4 मीटर का ही दिखाई देता, उसके आगे का नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो कोहरा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक का नहीं दिखाई देता। तो इसलिए कोहरा क्या है, कोहरा एक बादल है। बादल के जैसा ही वो चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा क्या है, कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत ही नजदीक होता है। ये बात हो गई अपनी कोहरा और कुहासा की बात हो गई कि कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर होता है या फिर सतह के बहुत ही नजदीक होता है। क्लियर। फिर देखें, कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से कम शून्य हो जाती है। कोहरा और कुहासा के कारण क्या होता है, दृश्यता यानी कि देखने की जो क्षमता है वो शून्य हो जाती, शून्य तक भी हो जाती, यानी कि बिल्कुल थोड़े से पास का भी हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हर जगह जो है कोहरा छाया हुआ रहता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि कोहरा कैसे बनता है, भाई जान लिया। ओस कैसे बनती है, तुषार कैसे बनता है, अब जान लिया अपन ने कि कोहरा भी कैसे बनता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात कि कैसे इतनी सारी चीजें, नेचुरल चीजें किस तरीके से बनती हैं और कितने सुंदर तरीके से हमें प्रकृति में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये बात हो गई अपनी कोहरा और कुहासा की बात हो गई। अब देखें, नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण, अब भाई नगरीय जगह है, नगर के इलाके हैं या औद्योगिक केंद्र हैं, वहाँ पे धुएं की अधिकता रहती ही है। तो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है जो कोहरे और कुहासे के बनाने में मदद करती है। जहां धुआं की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, धुआं की मात्रा अधिक होगी तो कोहरा और कुहासा बनाने में वो मदद करेगी ही। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। धूम्र कोहरा किसे कहा जाता है, ऐसी स्थिति जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हों उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा धूम्र कोहरा, क्योंकि कोहरा और धुआं साथ में बन रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, धूम्र कुआं। धूम्र का मतलब होता है धुआं। फिर देखें, कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। अब भाई कुहासा और कोहरा में क्या अंतर है, इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा जो है, कुहासे में ज़्यादा नमी होती है कोहरे की अपेक्षा, और कुहासा जो है पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। कुहासा कहाँ अधिक पाया जाता है, कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। पहाड़ी इलाका है ये है पहाड़ अपना, ठीक है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा, ये क्या है, ये अपनी है गर्म हवा। ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। नीचे से ये गर्म हवा उठ रही है, लेकिन ढाल की सतह पर जो ठंडी हवा है, ये जो ढाल की सतह की हवा कैसी है, ये जो ढाल की सतह की हवा है, अरे ये मिट ही गया, ढाल की सतह पर कैसी हवा है, ठंडी हवा है, ठीक है।
तो जब ऊपर उठती हुई गर्म हवा ये ढाल की सतह की ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो भाई कुहासा बनने की संभावनाएं जो हैं अधिक हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात कि कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। क्यों? तो कोहरे कुहासे की अपेक्षा जो है अधिक शुष्क होते हैं। कोहरे जो है कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं क्योंकि कुहासे में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है और तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां पर ये प्रबल हो जाते हैं। जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां पर कुहासा जो है ज़्यादा प्रबल हो जाता है। और कोहरे जो है छोटे छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं और केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। कोहरा क्या होता है? कोहरा जो है छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं और केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो कोहरा की परिभाषा भी समझ में आ गई कि ये छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल के कण, धुआं के कण, नमक के कण होते हैं और इनके केंद्रकों के चारों ओर जो है संघनन की क्रिया होती है। ये हो गई अपनी बात कोहरे और कुहासे की। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें बादल की बात करें भाई, अब करेंगे अपन बादलों की बातें। बादल क्या होते हैं? देखें बादल के बारे में, तो बादल क्या होते हैं? बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होते हैं। बादल क्या होते हैं? पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होते हैं जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो बादल किसके कारण बनते हैं आपसे सीधा पूछा जा सकता है। बादल क्या वाष्पीकरण के कारण बनते हैं या संघनन के कारण बनते हैं, किसी अन्य कारण से बनते हैं या इनमें से किसी कारण से नहीं बनते? तो बादल किसके कारण बनते हैं? संघनन के कारण जो है बादल बनते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के रवों की संहति होते हैं जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में किसके कारण बनते हैं? जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है इसलिए विभिन्न आकारों के भी होते हैं। बादलों का निर्माण कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर होता है, इसीलिए बादल जो है विभिन्न आकारों के होते हैं, अलग अलग आकारों के बादल पाए जाते हैं। क्लियर? फिर देखें इनकी ऊंचाई, बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। बादल को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? बादल की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता और अपारदर्शिता। कौन कौन से कारण? ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता और अपारदर्शिता। इन 5 कारणों के आधार पर जो है बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? पहला है पक्षाभ मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है स्तरी मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। कौन कौन से? पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। अपन ने क्या पढ़ा कि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकारों के होते हैं और इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता तथा अपारदर्शिता के आधार पर उन्हें 4 रूपों में बांटा गया है। पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ। मेघ का मतलब बादल ही होता है। इतनी बात है क्लियर? चलिए तो चलते हैं अब अपन आगे। अब देखें बादलों के एक एक प्रकार को अपन डिटेल में समझेंगे। पहला प्रकार है पक्षाभ मेघ। पहला प्रकार क्या है? पक्षाभ मेघ। ठीक है, अब पक्षाभ मेघ किस तरीके के होते हैं? शब्द को अपन सबसे पहले पकड़ते हैं। शब्द से ही संरचना का निर्माण होता है। किसी भी संरचना जो मतलब जिस वस्तु की संरचना, जिस किसी भी चीज की संरचना जैसी होती है उसी के नाम पर उसका नाम पड़ता है। पक्षाभ मेघ यानी कि पंख के आकार के होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि पंख जो है, बहुत सारे पंख जो है आसमान में फैले हुए हों। तो यहाँ पे देखें पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कहाँ होता है? कितनी ऊंचाई पर? 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं।
कैसे होते हैं? ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? पंख के समान दिखाई देते हैं और ये हमेशा हमेशा सफेद रंग के होते हैं। इस इमेज में अपन देखें, बहुत ऊंचाई पर होता है। आप देख रहे होंगे ये धरातल है, ये पहाड़ भी हैं और पहाड़ों से भी कई किलोमीटर की ऊंचाई तक अपन को ये नजर आ रहे हैं। तो पक्षाभ मेघों का निर्माण कहाँ होता है? 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल धागे जैसे पतले आपको दिख रहे हैं और इधर उधर बिखरे हुए बादल हैं, ठीक है। और जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान में किसी पक्षी के पंख, जो किसी सफेद पक्षी के पंख जो हैं लाखों की मात्रा में बिखरे हुए हैं और ये हमेशा हमेशा ये बादल पक्षाभ मेघ जो हैं सफेद रंग के ही होते हैं। ये बात हो गई अपनी पक्षाभ मेघों के बारे में। अब देखें कपासी मेघ। कपासी मेघ किसे कहते हैं? कपासी मेघों के बारे में जानते हैं। तो कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। कपासी मेघ किसके समान दिखते हैं? रुई के समान। शब्द क्या है? कपास, कपासी। कपास यानी कि रुई यानी कि कॉटन। क्यों इनका नाम कपासी मेघ पड़ा? क्योंकि इनकी संरचना देखने में कपास या रुई के जैसे दिखाई देती है। आपके सामने खूब सारा रुई का ढेर लगा हो, ठीक है, तो बादलों की संरचना, कपासी बादलों की संरचना या कपासी मेघों की संरचना ठीक उसी तरीके की दिखाई देती है। ये मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। ये देखें, आपको लग रहा होगा देखने में कि खूब सारी जो है रुई अलग अलग ढेर में रखी हुई है और ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कितनी ऊंचाई पर बनते हैं? 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर जो है कपासी मेघ बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये मेघ जो है छितरे और इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह सारे बादल हों, अलग अलग जगह हैं। देखें, इधर देखें आप, ये एक ढेर इधर लगा है तो एक ढेर इधर लगा है, एक ढेर इधर, इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग ढेर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं और ये चपटे आधार वाले होते हैं। यहाँ देखें भाई, इनका आधार चपटा आधार हमें दिखाई दे रहा है। तो कपासी मेघ कैसे दिखते हैं? कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं और ये चपटे आधार वाले मेघ होते हैं। ये बात हो गई अपनी कपासी मेघों के बारे में। दो प्रकार के बादल अपन ने जान लिए, पक्षाभ बादल और कपासी बादल या कपासी मेघ। अब देखें आगे, स्तरी मेघ बादलों का तीसरा प्रकार है। बादलों का तीसरा प्रकार है स्तरी मेघ। अब स्तरी मेघ किसे कहा जाता है भाई? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ये परतदार बादल होते हैं, स्तर में बनते हैं। स्तर यानी कि परत, ठीक है। तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। कैसे बादल हैं? स्तरी मेघ हैं, यानी कि नाम से ही लग रहा है कि ये स्तर के रूप में है, परतदार बादल होते हैं और आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले हैं। पूरे आकाश को घेरे हुए हैं, पूरे आसमान को घेरे हुए हैं ये बादल। अलग अलग परतों में है, ये देखें, अलग अलग परतों में हमें ये नजर आ रहे हैं। अलग अलग परतों में देखें, ये देखें, इनकी अलग अलग परतें जो हैं हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये बादल सामान्यतया या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग उपमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं स्तरी मेघ? स्तरी मेघ सामान्यतया या तो ऊष्मा के ह्रास से या अलग अलग उपमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं, ठीक है। ये बात हो गई अपनी स्तरी मेघों की। अब हम बात करेंगे वर्षा मेघों की, ठीक है। बात करेंगे बादलों के चौथे प्रकार वर्षा मेघ। देखें, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये देखें भाई, ये जो बादल की इमेज आपको दिख रही है,
काले या गहरे स्लेटी रंग की एक इमेज दिख रही है, जिसमें बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं और ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये बादल कहाँ बनते हैं? मध्य स्तरों पर बनते हैं, मध्य स्तरों पर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं, यानी कि पृथ्वी से इनकी दूरी बहुत ही कम होती है और ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। कौन से बादल? वर्षा मेघ, जो कि काले घने काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और घने होते हैं और ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, यानी कि जब वर्षा के बादल छा जाते हैं अपन को सूर्य नहीं दिखाई देता, सूर्य इन बादलों की ओट में कहीं छिप जाता है। तो इन मेघों को क्या कहा जाता है? वर्षा मेघ कहा जाता है। क्लियर हो गई बात स्तरीय मेघों के बारे में, वर्षा मेघों के बारे में। तो हमने 4 प्रकार के बादल अपन ने जाने, उनकी संरचना को जाना, कैसे बनते हैं वो जाना। कौन कौन से ये 4 प्रकार अपन ने सीखे? पहला प्रकार अपन ने सीखा पक्षाभ मेघ, दूसरा प्रकार सीखा कपासी मेघ, तीसरा स्तरीय मेघ और चौथा प्रकार जो है अपना वर्षा मेघ। अब देखें, कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए भी प्रतीत होते हैं। कभी कभी कोई से भी बादल जो है इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि हमें लगता है ये पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, हमारी सतह को ही छू रहे हैं, पृथ्वी की सतह को ही छू रहे हैं। और वर्षा मेघ जो है मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। वर्षा मेघ कैसे होते हैं? वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। जलवाष्प की आकृति जैसी संरचना कहीं नहीं दिखाई देती। उसके बाद देखें, ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये जब 4 बादल मिल जाते हैं तो एक अलग अलग प्रकार के नए बादलों का निर्माण करते हैं। जैसे कि ऊंचे बादल, सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल स्थित होते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था, पक्षाभ मेघ होते हैं। ठीक है, 8000 से 12000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं ऊंचे बादल, यानी कि पक्षाभ बादल। तो ऊंचे बादल किन किन बादलों से मिलकर बने होते हैं? जैसे कि पक्षाभ स्तरीय, यानी कि पक्षाभ मेघ और स्तरीय मेघ मिलके बनाएंगे, और पक्षाभ और कपासी, यानी कि पक्षाभ बादल और कपासी बादल मिलके ऊंचे बादल बनाएंगे। उसके बाद मध्य ऊंचाई के बादलों का निर्माण कैसे होता है? मध्य ऊंचाई के बादलों की बात करें तो मध्य ऊंचाई के बादलों का निर्माण किन किन बादलों से होता है? ऐसे बादल जो मध्य ऊंचाई पर स्थित हो, वो कौन कौन से हो सकते हैं? स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। स्तरीय मध्य, स्तरीय बादल और कपासी बादल, स्तरीय मध्य और कपासी मध्य। उसके बाद देखें कम ऊंचाई के बादल। कम ऊंचाई के बादल यानी कि ऐसा लगेगा कि पृथ्वी की सतह के एकदम नजदीक ही हैं, तो स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। कौन कौन से? स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ और कपासी वर्षा, यानी कि स्तरीय बादल और कपासी बादल मिलके कम ऊंचाई के बादल बनाते हैं, और स्तरीय मेघ और वर्षा मेघ मिलके भी कम ऊंचाई के बादल बनाते हैं, और कपासी मेघ और वर्षा मेघ, कपासी मेघ और वर्षा मेघ मिलकर के कम ऊंचाई के बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऊंचे बादल, मध्य ऊंचाई के बादल और कम ऊंचाई के बादल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? मतलब अलग अलग रूपों के ये 4 प्रकार के बादल जो है, ये 4 प्रकार के बादल यानी कि पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा मेघ, ये 4 प्रकार के बादल अन्य रूपों के बादलों का भी निर्माण करते हैं, जैसे ऊंचे बादल, मध्य ऊंचाई के बादल, कम ऊंचाई के बादल। क्लियर हो गई बात? तो बादल के बारे में जो है काफी सारी चीजें जानी। अब हम जानेंगे वर्षण के बारे में। किस बारे में जानेंगे? वर्षण के बारे में। लगभग ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक ही अपने पास बचता है, जो कि है वर्षण। अब वर्षण किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। संघनन किसे कहते हैं भाई? जल्दी कमेंट करके बता दें आप सभी कि संघनन किसे कहा जाता है। संघनन किसे कहा जाता है? जल्दी से मुझे तेजी से कमेंट करके बता दें। 10 बार मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, बहुत अच्छे से मैंने संघनन को आपको समझाया है। तो आप सभी फटाफट से मुझे ये बता दें कि संघनन की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए
वर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्षण क्या होता है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। संघनन किसे कहते हैं? जब जलवाष्प जल में परिवर्तित होती है। किसमें? जलवाष्प किस में बदल रही है? जल में बदल रही है, जल में बदल रहा है। जलवाष्प जब जल में बदलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। ठीक है, अब जब वर्षा यानी कि संघनन के रूप में जो बूंदें या तो ओस के रूप में इकट्ठा हो रही है, या कोहरा के रूप में, या तो सार के रूप में, ठीक है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों के रूप में एकत्रित नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। तो उससे क्या हो सकता है भाई? बड़े बड़े ओले भी बन सकते हैं, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें भी बन सकती हैं। ठीक है, और जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तो ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। भाई दो बातें कही गई हैं, एक हवा का प्रतिरोध और एक गुरुत्वाकर्षण बल। भाई गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल करता क्या है बताइए जल्दी। गुरुत्वाकर्षण बल की क्या भूमिका होती है? जल्दी बताइए कमेंट करके। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, इसकी खोज किसने करी थी, क्या कैसे हुआ था? फटाफट से गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने साइंस पढ़ी होगी तो फटाफट से मुझे बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे दो बातें अपन के लिए बताई गई हैं, एक हवा का प्रतिरोध और एक गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों की भूमिका क्या है वर्षण में, वो जाननी है अपन को। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज, ये कोई चीज है ऊपर से नीचे आ रही है तो किसके फलस्वरूप आ रही है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आ रही है। ठीक है, तो जब हवा का प्रतिरोध, ध्यान से सुनना, जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, किनको? ये जो संघनित कण हैं उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब पृथ्वी की सतह पर ये संघनित कण गिरते हैं। किसके फलस्वरूप? गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप। गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध हवा भी नहीं कर सकती है कि भाई कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और हवा चले ऐसी। ठीक है, तो वो चीज भी उसी हवा के वेग के साथ इस तरफ चली जाए, उस दिशा के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो जब हवा का प्रतिरोध भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उन संघनित कणों को रोकने में असफल हो जाता है, तब ये संघनित कण पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। क्लियर हुई बात? भाई गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे हुई थी? न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, उनके ऊपर गिरा एक सेब फल, तो उनने सोचा कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। फिर उनने इसकी खोज करी और इसको गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। अब देखें इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। जलवाष्प के संघनन के बाद, किसके बाद? जलवाष्प के संघनन के बाद, यानी कि जब जलवाष्प जल में परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। तो इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था, नमी मुक्त हो गई है, ठीक है, वर्षण में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे। और यह वर्षण जो है द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। द्रव रूप में तो सीधा पानी ही गिरेगा, वर्षा ही होगी, और ठोस रूप में क्या होंगे भाई? ठोस रूप में ओले गिरेंगे। ठोस रूप में क्या गिरेंगे? ओले गिरेंगे। क्लियर हो गई बात? इस स्लाइड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। वर्षण के बारे में अपन ने पढ़ा। अगर ये चीज आपको, इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे का और भी जितना पार्ट बचा है वो आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलिए, ऑल क्लियर है यहाँ तक? फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ऑल क्लियर है। और जितने भी लोग अभी नए जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट से आप सभी लाइक और शेयर करते जाना है। सभी को बता देना है कि भाई वायुमंडल में जल जो अपनी 11वीं क्लास का भूगोल का चैप्टर है, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन आ चुका है। चलिए चलते हैं अपन आगे। अब देखें, वर्षण जब पानी के रूप में गिरता है, भाई दो रूपों में होता है, अपन ने देखा द्रव और ठोस। ठीक है, तो द्रव यानी कि पानी, जब वर्षण पानी के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्षा। ठीक है, और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जब तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, तब वही संघनित कण हिमतूलों के रूप में यानी कि हिमकणों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हिमपात कहते हैं। जब पानी के रूप में होता है तो वर्षा कहा जाता है, जब हिमतूलों के रूप में होता है तो उसे हिमपात कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखें, नमी जो है षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। नमी किसमें निर्मुक्त होगी? षटकोणीय रवों के रूप में निर्मित होगी, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण हमें रवे के रूप में दिखेंगे और उनकी आकृति षटकोण के आकृति में होगी। और यही रवे हिमतूलों का यानी कि हिमकणों का निर्माण करते हैं। और देखें, सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं। सहिम वृष्टि यानी कि बर्फ सहित वर्षा, सहिम वृष्टि, हिम सहित, हिम का अर्थ होता है बर्फ, यानी कि बर्फ सहित जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं। कौन? सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ की, पानी की जमी हुई बूंदें हैं। ठीक है, और देखें, जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, तब क्या होती है? तब सहिम वृष्टि होती है। सहिम वृष्टि कब होती है? हिम सहित वर्षा सहित बारिश कब होती है? सॉरी, बर्फ सहित, सहिम यानी कि हिम सहित बर्फ सहित वृष्टि कब होती है? जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, तब सहिम वृष्टि होती है। क्लियर हो गई? वर्षण के बारे में अपन ने जाना, वर्षा, हिमपात और सहिम वृष्टि के बारे में जाना, 3 चीजें जानी अपन ने। अब देखें, वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं, अब ध्यान से सुनना, वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, ऐसी बारिश की बूंदें जो गर्म हवा से निकल रही हैं और सतह के पास ठंडी हवा से मिलती हैं, नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। क्या बात कही गई कि वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर जब ठंडी हवा से मिलती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं। गर्म हवा ठंडी हवा के साथ मिलेगी और बारिश की बूंदें रहेंगी तो वे क्या होंगी? वे ठोस हो जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। और कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद, बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी कभी बारिश की बूंदें क्या होती हैं? बादल से मुक्त होने के बाद, बादल से छूटने के बाद, बादल में ही नहीं, आप समझते होंगे बादल से ओले गिर रहे हैं। क्या बादल इतने बड़े बड़े गोलों को अपने में समा के रख सकता है? बादल कितने हल्के होते हैं, रुई से भी हल्के होते हैं। रुई का तो फिर भी वजन होता है, बादलों का कोई वजन नहीं होता, हवा का उसका कोई वजन नहीं होता है। ठीक है, तो बारिश की बूंदें जो है बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ बनती हैं। जो ओले आप देखते हो, बर्फ के टुकड़े देखते हो इतने बड़े बड़े, वो जब बादल से बूंदें मुक्त होती हैं तब बीच रास्ते में ही ओले बनते हैं। तो कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे
गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित होती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओला पत्थर कहा जाता है। बात आई समझ में कि ओले कैसे होते हैं, ओले कैसे कैसे होते हैं ये तो सब न देखे हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, अपन ने ये बात जानी। तो ये वर्षा जल से ही बनती हैं, ये जो ओला पत्थर है वर्षा जल से ही बन रहे हैं, जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ऊपर से तो गर्म हवा के साथ आएंगी, नीचे ठंडी परतों से होकर गुजरेंगी, इतने बड़े बड़े ओले बन जाएंगे। और ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। बर्फ का एक गोला जो आपको दिखता है वो एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों से मिलकर बना होता है। क्लियर हुई बात कि किस तरीके से वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आती हैं, ओलों के रूप में आती हैं, बर्फ के रूप में आती हैं, पानी के रूप में आती हैं। ठीक है, ये बात अपन ने जान ली। अब देखें वर्षा के प्रकारों की बात अब हम करेंगे। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, वर्षा के बारे में जाना, वर्षा कैसे होती है, ओले कैसे बनते हैं, ओले कैसे गिरते हैं, हिमपात कैसे होता है, हिमतूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानी। अब वर्षा के प्रकार क्या होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर, किस पर? उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है वर्षा को? 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है वर्षा को उत्पत्ति के आधार पर। पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा, दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा, तीसरा प्रकार है चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। पहला प्रकार हो गया संवहनी वर्षा, दूसरा प्रकार हो गया पर्वतीय वर्षा, तीसरा प्रकार हो गया चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। अब तीनों को अपन डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। अब संवहनी वर्षा किसे कहा जाता है, कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या है इसकी प्रक्रिया? तो हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। गर्म हवा है धरातल से, ये हो गई अपनी धरातल, पृथ्वी की सतह। ठीक है, अब गर्म हवा हल्की होएगी, ऊपर उठेगी, संवहन धारा कैसी होती है? लंबवत होती हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन, ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लंबवत, है ना। तो गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है हवा, और वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंच जाने के बाद, जब यह हवा वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचती है तो ये फैल जाती है और तापमान के कम होने से ठंडी होती है। ऊंचाई पर जाने पर हम सभी जानते हैं तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहते हैं तापमान क्या होता है? हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है कम होता है। हाइट बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। तो हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में लंबवत रूप में ऊपर उठती है, फैल जाती है, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने पर फैल जाती है, और तापमान के कम होने पर ऊंचाई पर जाएगी तो तापमान कम होगा तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाती है। फिर देखें परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया यानी कि अब जलवाष्प जल में कन्वर्ट होगी और किनका निर्माण होगा? कपासी बादलों का निर्माण होगा, कपासी मेघों का निर्माण होता है। और गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। क्या बात कही गई है? गरज तथा बिजली कड़कने के साथ जो है मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। कौन सी? संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा में क्या होता है? गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह वर्षा बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। तो ये बात हो गई अपनी संवहनीय वर्षा के बारे में। और इस प्रकार की वर्षा कब होती है? गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है।
क्योंकि गर्मियों में ही पृथ्वी की सतह ज़्यादा गर्म होती है। अपन देखते हैं जिस दिन बहुत तेज़ गर्मी होती है तो अपन शाम के होते होते जो है हमें कभी कभी गर्मी के दिनों में भी बारिश होने लगती है। अपन देखते हैं कि गर्मी के दिनों में भी बारिश हो रही है। किस दिन? खास तौर से उस दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो जब पृथ्वी की सतह जिस दिन ज़्यादा गर्म होती है तो हवा ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर जाके वायुमंडल में फैलती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है तो हवा ठंडी होती है और संघनन की प्रक्रिया होती है और जलवाष्प जल के रूप में बदलती है। कपासी मेघों का निर्माण होता है और पृथ्वी पर बारिश होती है गरज और चमक के साथ, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होती है। गर्मी में क्या लगातार बारिश होती है? नहीं होती है। तो इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के समय, दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। कौन सी? संवहनीय वर्षा। अब देखें, यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। संवहनी वर्षा के क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि संवहनी वर्षा होती कहाँ है। तो संवहनी वर्षा विषुवतीय क्षेत्र, कहाँ पर? विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। कहाँ होती है? यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः इस तरीके की जो है बारिश होती है। फिर बात करें पर्वतीय वर्षा के बारे में। पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा देख ली अपन ने, पूरी प्रोसेस देख ली कि किस तरीके से होती है और किन दिनों में होती है और कहाँ होती है। अब दूसरे प्रकार की बारिश की बात करें। हमने जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर 3 तरीके की बारिश होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। संवहनी वर्षा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन चलेंगे पर्वतीय वर्षा की तरफ। पर्वतीय वर्षा जब संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय ढाल पर आती है। नाम से ही स्पष्ट है, पर्वतीय वर्षा यानी कि पर्वतों पर वर्षा होने वाली है। बना लेते हैं अपन पर्वत। ये बन गया अपना पर्वत, ठीक है। तो जब संतृप्त वायु किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। 10 बार बता चुकी हूं मैं संतृप्त वायु की परिभाषा। संतृप्त वायु किसे कहते हैं भाई? पर्वतीय वर्षा में संतृप्त वायु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो संतृप्त वायु किसे कहा जाता है? संतृप्त वायु उस वायु को कहा जाता है कि जब वायु में और अधिक नमी और अधिक आर्द्रता या और अधिक जलवाष्प धारण करने की क्षमता ना हो, पर्याप्त नमी हो जब वायु में, तो उसे संतृप्त वायु कहा जाता है। तो जब संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। पर्वतीय ढाल पर आएगी, रास्ता दिखेगा नहीं जाने का, तो ऊपर जाने के लिए तो वो वायु बाध्य हो जाएगी, यानी ऊपर तो जानी पड़ेगा, तो ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है, फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता जो है संघनित हो जाती है। संतृप्त वायु की सहती ये आ गई भाई पर्वतीय ढाल पर। क्या है ये? संतृप्त वायु की सहती, संतृप्त वायु, ठीक है। तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है और जैसे ही यह ऊपर उठती है, यह फैलती है, तापमान जो है गिर जाता है तथा आर्द्रता जो है संघनित हो जाती है। आर्द्रता संघनित हो जाती है का क्या मतलब है? आर्द्रता संघनित हो जाती है यानी कि अब संघनन की क्रिया होगी, आर्द्रता संघनित यानी कि आर्द्रता पानी में कन्वर्ट होगी, जलवाष्प जल में कन्वर्ट होगी। यहां तक क्लियर बात है? अब चलते हैं अपन इस पॉइंट पे, ये वाला। तो इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण क्या है? पर्वतीय वर्षा का मुख्य गुण है कि पवना विमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पवना विमुख ढाल, इस शब्द का क्या मतलब है? वो एरिया या वो ढाल जिसका एरिया पवन की तरफ उन्मुख है या पवन की तरफ है, वायु की तरफ है। ये वाला जो एरिया अपना है क्या है? कौन सा है? हवा यहीं से चढ़ रही है, गर्म हवा यहीं से होते हुए जा रही है, तो ये वाला एरिया कौन सा हुआ? पवना विमुख ढाल, पवन की ओर उन्मुख, जिसका मुख पवन की तरफ हो, जिस ढाल का, इस ढाल पर जो है सबसे अधिक वर्षा होगी। तो इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण यह है, पर्वतीय वर्षा का मुख्य गुण यह है कि पवना विमुख ढाल पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है।
ये बात हो गई अपनी पर्वतीय वर्षा के बारे में। और देखें इस बारे में कि इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं। यहाँ की अपन ने बात करी थी अभी, ये अपन ने पर्वत बनाया था, संतृप्त हवा को ऊपर चढ़ाया था, और इसी भाग पर चलो भाई ये अपन इधर बादल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गए अपने बादल। तो किस भाग पर ज्यादा वर्षा हो रही है? पवनाभिमुख ढाल पर। पवनाभिमुख ढाल पर ज्यादा बारिश होने की बात अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, जो ढाल पवन की तरफ है। फिर देखें इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं। दूसरे ढाल पर पहुंचेंगी तो यहां से ये हवाएं जो है नीचे उतरेंगी। ठीक है, नीचे उतरने का रास्ता चाहिए, दूसरी तरफ से ये जो है नीचे की ओर उतरेंगी और उनका तापमान फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है और ऊंचाई कम होने के साथ तापमान बढ़ता है। ऊपर तो जा रही थी पहले यहां से पवने, तो क्या हो रहा था? तापमान घट रहा था, हवा ठंडी हो रही थी, और नीचे जब आएंगी तो वापस ये ठंडी हवाएं फिर से गर्म हो जाएंगी, क्योंकि जब नीचे आएंगी तो ऊंचाई कम होगी, ऊंचाई कम होगी तो तापमान जो है बढ़ जाएगा। तो इनका तापमान जो है बढ़ जाता है और तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हवाएं गर्म हो चुकी हैं। हवाएं गर्म हैं यानी कि उनमें पानी को सोखने की क्षमता या वाष्प को सोखने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, तो उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन हो जाते हैं। प्रतिपवन ढाल यानी कि जो इस तरफ के ढाल हैं, जहां से हवा ऊपर नहीं चढ़ी थी, हवा नीचे उतर रही है, तो प्रतिपवन ढाल जो है सूखे रह जाते हैं और वर्षा विहीन रहते हैं। सिर्फ इन पर वर्षा होगी और ये ढाल जो है वर्षा विहीन रहेगा। कैसा रहेगा? वर्षा विहीन ढाल रहेगा। क्लियर हो गई बात? और प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है प्रतिपवन भाग है। कौन सा भाग है? प्रतिपवन भाग। ठीक है, तो प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। प्रतिपवन भाग जो पवन की तरफ नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? कम वर्षा होगी और उसे क्या कहा जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाएगा। ये भाग कौन सा हो जाएगा अपना? ये भाग अपना हो जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर हो गई बात? तो अपन ने जान लिया कि पर्वतीय वर्षा किस तरीके से होती है। हवा संतृप्त हवा किस भाग से चढ़ती है, वहां बारिश कराती है, दूसरे भाग से हवा जो है नीचे उतरती है, तो तापमान जो है बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ता जाता है क्योंकि हाइट जो है कम होती जाती है, ऊंचाई के साथ पवनें जो है नीचे उतर रही हैं, यानी कि ऊंचाई कम हो रही, ऊंचाई कम हो रही तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो हवा की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी। और जो प्रतिपवन ढाल है यानी कि जिस तरफ पवनों का प्रभाव नहीं था, जहां से पवनें नहीं चढ़ी थी, तो वहां बारिश नहीं होगी, वो भाग सूखे हो जाएंगे। और उन भाग को कौन सा भाग कहा जाएगा? वर्षाविहीन भाग या वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। इस तरीके की वर्षा जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है? पर्वतीय वर्षा के नाम से जानी जाती है या स्थलकृत वर्षा के नाम से जो है जानी जाती है। ये बात हो गई अपनी वर्षा के दूसरे प्रकार यानी कि पर्वतीय वर्षा के बारे में। चलें अब आगे देखते हैं। अब देखें तीसरे प्रकार की बात करें, चक्रवातीय वर्षा की। अब हम बात करें चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा। चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा, तो किसी चक्रवात या अवदाब यानी कि डिप्रेशन, किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। चक्रवात के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, क्या बातें सिखाई थी चक्रवात के बारे में? चक्रवात, ठीक है, चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है।
चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर क्या होता है, बाहर उच्च दाब होता है। तो पवनें कहां से कहां की तरफ जाती हैं, हवा कहां से कहां की तरफ जाती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है हवाएं चलती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। क्लियर हुई बात? तो किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। फिर देखें, किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रवाहित होने पर, ठीक है, क्या बात कही गई है? जब ठंडी वायु राशि के ऊपर गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रवाहित होने पर आर्द्र वायु के संघनन से, किससे? आर्द्र वायु के संघनन से चक्रवातीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा किस तरीके से होती है? किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर जब अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि प्रवाहित होती है तो आर्द्र वायु के संघनन से चक्रवाती वर्षा होती है। और शीतोष्ण कटिबंध में अधिकांश वर्षा चक्रवातों से ही होती है। चक्रवाती वर्षा किस एरिया में होती है? शीतोष्ण कटिबंध में अधिकांश वर्षा किससे होती है? चक्रवातों से ही होती है। उसके बाद देखें, चक्रवातों के केंद्रीय स्थल में वर्षा होती है। चक्रवात का जो केंद्रीय स्थल होता है उसमें वर्षा होती है। और जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है वर्षा का क्षेत्र भी आगे की ओर खिसकता जाता है। और वायु के प्रखर वेग के कारण, किसके कारण? वायु के प्रखर वेग के कारण वर्षा की बौछार भी तीव्र होती है। और चक्रवातों की सृष्टि यानी कि चक्रवातों के बनने के कारण यह वर्षा होती है। अतः इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। क्या बात की गई है कि चक्रवातों के केंद्रीय स्थल में वर्षा होती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है वर्षा का क्षेत्र भी आगे की ओर चक्रवात के साथ खिसकता जाता है। और वायु के प्रखर वेग के कारण यानी कि वायु के तेज वेग के कारण ही वर्षा की बौछार भी तेज होती जाती है। और चक्रवातों की सृष्टि के कारण यानी कि चक्रवातों के बनने के कारण यह वर्षा होती है। अतः इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो अपन ने जान लिया चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा किसे कहा जाता है। अब देखें आगे संसार में वर्षा के वितरण के बारे में अब हम जानें। संसार में वर्षा का वितरण हमें किस तरीके का दिखाई देता है? संसार में वर्षा का वितरण, तो एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ऐसा तो है नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर एक साल में बराबर मात्रा में वर्षा हो, हर जगह पर एक सी वर्षा हो। तो एक साल में पृथ्वी की सतह पर जो है अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा जो है अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग मौसम में अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। और सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ये है अपना विषुवत वृत्त और ये है अपने ध्रुव, दोनों ध्रुव, ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव और ये हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। जब हम विषुवत वृत्त से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, ये है अपना विषुवत वृत्त, ठीक है। कहीं भी जाएं तो वर्षा की मात्रा जो है धीरे धीरे कैसी होती जाती है? वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, कम होती जाती है। और विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा
विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा जो है अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? विश्व के तटीय क्षेत्रों में। उसके बाद देखें, विश्व के स्थलीय भागों की चर्चा करें तो विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। कहाँ पे? विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर जो है वर्षा अधिक होती है स्थलीय भाग की अपेक्षा, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। महासागरों पर पानी भरा है, वाष्पीकरण की क्रिया लगातार हो रही है। ठीक है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है ऊपर आर्द्रता हो रही है। फिर आर्द्रता जब ऊपर पहुंच रही है, वायु में नमी उत्पन्न हो रही है, तो फिर जलवाष्प बादल बनेंगे। और जलवाष्प कैसे बने? जलवाष्प जल में कन्वर्ट होगी, यानी कि संघनन की क्रिया होगी, बादलों का निर्माण होगा, तो बारिश वहां पे ज्यादा होगी। तो विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर जो है वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। और ये पॉइंट क्या बताता है अपन को? विश्व के तटीय क्षेत्रों में, विश्व के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इसको भी अपन समझ लेते हैं। विश्व के तटीय क्षेत्रों में, जैसे अपन भारत के तटीय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, ये है अपना पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट, और ये है अपना पूर्वी तट। ठीक है, ये हो गए अपने दो तट। तो विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा ज्यादा वर्षा होती है, चाहे पश्चिमी तट की बात हो चाहे पूर्वी तट की बात हो। भारत के अंदर जितनी वर्षा हो रही है उससे ज्यादा, यानी स्थलीय भाग की अपेक्षा जो है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? इन तटीय भागों पर ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलेगी। क्लियर हुई बात? उसके बाद देखें, स्थल भाग की भी बात समझ ली अपन ने, इसकी भी बात समझ ली। और हाँ, जब हम विषुवत से ध्रुव की तरफ जाते हैं तब बारिश की मात्रा जो है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब देखें, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री उत्तर, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की बात करें, किससे? फिर से बना लेते हैं अपन अपना विषुवत वृत्त। ठीक है, ये बन गया, ठीक, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। कहाँ जाना है? 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे जाना है। भाई बना लो, 35 डिग्री उत्तर, 35 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से 35 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर, यानी कि इन पर, पूर्वी तट पर, इस तरफ जो है, ठीक है, पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिमी घाट की तरफ ये जो घटती जाती है, यहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी और धीरे धीरे करके इधर से घटती हुई जाएगी। कहाँ? 35 डिग्री उत्तरी। कहाँ पर? पूरब में ज्यादा होगी, पश्चिम की तरफ घटती जाएगी। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, ये है अपना 35। ठीक है, अब इधर से जो है 45 बना लेते हैं, ये बन गया अपना 45, ये बन गया 55, ये बन गया 55 और ये बन गया भाई 65, ये बन गया लगभग 65। ठीक है, लेकिन विषुवत वृत्त से 45 तथा 55 उत्तर और दक्षिण, विषुवत वृत्त से 45 से 65 के बीच जाना है। ठीक है, दक्षिण में भी जाना है और उत्तर में भी जाना है, लेकिन विषुवत वृत्त से 45 तथा 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण, किनके? पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। कहाँ पे? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होगी और पूरब की तरफ ये घटती जाएगी। तो विषुवत वृत्त से जब हम 35 डिग्री, पहली बात कर रही हूँ, पहले पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की बात करें तो पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होगी और पश्चिम की तरफ जो है घटती जाएगी। और विषुवत वृत्त से 45 डिग्री
45 डिग्री से 65 डिग्री, 45 तथा 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, 45 तथा 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की बात करें तो बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है और यह पश्चिमी किनारों पर होगी और पूर्वी घाट की तरफ जो है, पूर्व की तरफ जो है घटती जाएगी। फिर देखें, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है, पहाड़ भी है और तट भी है, ठीक है, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होगी, ठीक है, पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होगी। इसको भी समझ लेते हैं। देखें एक बार, पहाड़ तट के समानांतर हैं, ये है पहाड़, ये है तट, ठीक है। अब जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है, ये है तट और ये है पहाड़, वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में, यानी कि इस मैदान में, ये बन गए अपने बादल जो कि बारिश कराएंगे, ठीक है, ये हो गए अपने बादल जो कि बारिश कराएंगे, ठीक है। तो जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में जो है अधिक होगी, ठीक है। कहाँ अधिक होगी? पवनाभिमुख तटीय मैदान में जो है अधिक होगी, एवं यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाएगी। प्रतिपवन यानी कि इस तरफ, दूसरी तरफ इधर जो है वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, जो क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। तो ये बात हो गई। अपन ने कई सारी चीजें जो है अभी तक सीख ली। अब देखें, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा की बात हो रही है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है, जैसे कि विषुवतीय पट्टी। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास मानसून वाले क्षेत्रों के पर्वतों की वायु की ढाल पर तथा तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। क्या बात कही गई है? विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के मानसून वाले क्षेत्रों के पर्वतों के वायु की ढाल पर और तटीय भागों में जो है वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर वर्षा होती है। उसके बाद देखें, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे? महाद्वीपों के आंतरिक भाग की बात करिए, बाहर की बात हो रही थी, तटीय भागों की बात हो रही थी। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश हो रही थी। और महाद्वीपों के आंतरिक भागों की बात करें तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद देखें, महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कैसी होती है? मध्यम होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें वर्षा मध्यम होती है। तो अपन ने जाना वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को जाना, उसको अपन ने अलग अलग तरीके से बांटा। और फिर देखें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा कितनी होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर होगी। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग में और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा कितनी होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर होगी। और महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने वाले भाग, वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि जो पवन की तरफ नहीं है, उनमें और ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उसके बाद देखें, वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्षा का मौसमी वितरण यानी कि जिस तरीके से अपन ने वर्षा को बांटा, कहाँ कहाँ कब कब कितनी बारिश हो रही है, तो वर्षा के प्रभाव को समझने का यह महत्वपूर्ण पहलू है। और कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती है।
पूरे वर्ष वर्षा कहाँ पे हमें दिखाई देती है? विषुवतीय पट्टी ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में, दो जगह विषुवतीय पट्टी में और ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में जो है वर्षा हमें पूरे वर्ष दिखाई देती है। ये सारी बातें हो गई और आज का जो सेशन है वो भी यहीं पे खत्म होता है। आज के सेशन में हमने जाना, हमारे चैप्टर का टाइटल क्या था? वायुमंडल में जल, जिसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में जाना, वर्षण के बारे में जाना, उसके प्रकारों के बारे में जाना, आर्द्रता, जलवाष्प, वाष्पीकरण, संघनन, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, कई सारी चीजों के बारे में जाना, बादलों के बारे में जाना, बादलों के प्रकारों के बारे में जाना, वर्षा के बारे में, वर्षा के प्रकारों के बारे में, वर्षण के प्रकारों के बारे में जैसे कि ओला, हिमपात और वर्षा, इन सब के बारे में जाना और अंत में जाना वर्षा का वितरण विश्व के विभिन्न भागों पर किस किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इतनी सारी चीजें जानी और ये चैप्टर मैंने आपको 4 पार्ट में पढ़ाया है और उसके साथ ही इस चैप्टर के साथ ही इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आज इस वन शॉट रिवीजन या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के माध्यम से ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर बहुत जल्दी आपके सामने मैं लेके आऊंगी। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? वो सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। इसके अलावा 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएस और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।